हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 एनवायरमेंट के पार्ट से कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस वाले पार्ट से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकॉनमी एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरीके से जो डिपेंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज पर उसको कम करें और वेस्टेज जो हो रहे हैं उन्हें रोकें और एनकरेज करें सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिसेस। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर, सारी कंट्रीज चाह रही हैं इंश्योर करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और इसको हम अचीव कैसे कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट करके नहीं, बल्कि रिसोर्स को इस तरह से यूटिलाइज करें जो सस्टेनेबल हो। इस नीड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेक मेक डिस्पोज, जहाँ पे लोगों ने खरीदा, रॉ मटेरियल लिया, उसको बनाया, उसको बेच दिया और खराब हुआ डिस्पोज कर दिया। इस वाले अप्रोच से हटकर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल वाले अगर अप्रोच पे जाएं तो इकोनॉमी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल अप्रोच पे जाएं तो वेस्टेज जो है रिसोर्सेज का वो कम हो जाएगा। इस मॉडल को अपनाते हैं तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसे भी हम अचीव कर पाएंगे और रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। इंडिया ने प्रायोरिटी दिया है रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी को। G20 फोरम की 3 इम्पोर्टेंट कोर थीम्स हैं, जिसमें से ये एक है रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। इंडिया ने सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर G20 प्रेसिडेंसी में अपने 4 प्रायोरिटी एरियाज बता दिए, जिसमें फर्स्ट है सर्कुलरिटी in the steel sector, second है extended producer responsibility EPR, थर्ड है सर्कुलर बायो इकोनॉमी, फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग एंड इंडस्ट्री लेड रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री सोल्यूशन। बात यहाँ पे EPR वो मैं बता दूं आपको, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने, उन्होंने पेप्सी बनाया, पेप्सी की बोतल जो है वो प्लास्टिक की है, तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वेस्ट को वो कलेक्ट कराएं और उसको यूटिलाइज कराएं, रीयूज करें और रिसाइकिल करें। तो ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो इसे EPR कहते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है और जरूरत है रिकॉग्नाइज करने की कि रिसोर्स को एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करेंगे। हमारी जो स्ट्रैटेजी है G20 कम्युनिटी में, सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रैटेजी को हम कैसे लेके आ सकते हैं कि अगर सर्कुलर इकोनॉमी आती है तो रिसोर्सेज पे जो बर्डन है हमारा, हम जो बर्डन दे रहे हैं रिसोर्स पर और उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो कम हो जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी को मैं बता देती हूँ कि एक मॉडल होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, जहाँ पर शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग, जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है उनको हम इस तरह से करते हैं और प्रोडक्ट को तब तक यूज करते हैं जब तक वो यूज करने की हालत में है। एज लॉन्ग एज पॉसिबल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इस तरह से वेस्ट जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो ये है सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। G20 मेंबर कंट्रीज, उनका कमिटमेंट है नेट जीरो एम्बिशन, उनका कमिटमेंट है कि वो अचीव करें नेट जीरो और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको कम करें। इसको इंश्योर करने के लिए जो हमारा बढ़ता हुआ रिसोर्स कंजम्पशन है वो एनवायरनमेंट, अगर हम उसको एनवायरनमेंट को नजर में रखते हुए यूज कर रहे हैं, और रिसाइकलिंग जो हमारा, अगर बढ़ता हुआ जो हमारा रिसोर्स कंजम्पशन है उसका यूटिलाइजेशन हम एनवायरनमेंट को कम हार्म करके अगर करें, और हमारी जरूरत है जो हमारा अभी प्रेजेंट रेट है रिसाइकलिंग का 15 to 25%, अगर इसको हम और इम्प्रूव करें और एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करें तो रिसोर्स जो है उसका वेस्टेज कम होगा और बेटर यूटिलाइज होगा। क्रूशियल रोल यहाँ पर स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, और अगर उसको एफिशिएंट यूटिलाइज करें तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। पूरे वर्ल्ड में अगर डिमांड जो देखते हैं स्टील की वो बढ़ गई है, स्पेशली जहाँ पर जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है लाइक इंडिया। ग्लोबली अगर देखें तो एनर्जी सेक्टर से होने वाले जो एमिशंस हैं वो ऑलमोस्ट 7% है, और उसमें रोल है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन का। तो हमारा जो एक ट्रांजिशन है सर्कुलर स्टील सेक्टर के साइड, वो एक इम्पोर्टेंट और की स्ट्रैटेजी
टेक्नोलॉजी होगी टैकल करने में स्टील सेक्टर एमिशन को, जो स्टील सेक्टर से होने वाले जो पोल्यूशन है, एमिशन है, उसको टैकल करने में। तो की यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इंश्योर करना है कोलैबोरेशन, जितने G20 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें, और आपस में अगर वो नॉलेज शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, को डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, सारी चीजें इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। सर्कुलर इकोनॉमी स्टील सेक्टर में देखें तो ये पोटेंशियल है हमारा जो पाथ है नेट जीरो का, उसे अचीव करने में स्टील इंडस्ट्री के, और रिसोर्स को इस तरह से यूटिलाइज करें कि वेस्टेज जो हो वो मिनिमम टू मिनिमम हो। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में जोर दे रहा है इम्पोर्टेंस EPR फ्रेमवर्क को, और वो चाह रहा है कि इंटीग्रेट कर दें इस EPR फ्रेमवर्क को सर्कुलैरिटी से, जितने भी वैल्यू चेन है उनमें। वैल्यू चेन का मतलब जो आपस में कनेक्टेड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं और मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन्हें वैल्यू चेन कहते हैं। और डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो इम्प्लीमेंट करें डिफरेंट EPR मॉडल, और ये नेसेसरी है G20 मेंबर कंट्रीज के लिए, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो वो आपस में शेयर करें, और इस तरीके से वो एक्सेलरेट करें जो ट्रांजिशन है सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। इफेक्टिव अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं EPR का, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोट करने में ग्रोथ ऑफ रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टैब्लिश करने में एक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। 20,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स PIBOs हैं, और मोर देन 1900 प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स हैं। और वो ये सारे जो लोग हैं सेंट्रलाइज्ड है EPR पोर्टल पर। इंडिया अपनी तारीफ में कहता है, इंडिया बोस्ट करता है इसको के पास एक लार्जेस्ट फ्रेमवर्क है EPR का। EPR जो अगर कलेक्टिवली देखें EPR ऑब्लिगेशन की जो रजिस्टर्ड है PIBOs की तरह, इंडिया ने नोटिफाई किया है कॉम्प्रिहेंसिव रूल ई-वेस्ट और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट का। बात करें अगर 1970s से, तो जो कंजम्पशन है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का G20 मेंबर कंट्रीज में वो बढ़कर 2.5 टाइम बढ़ा है। बायो वेस्ट जैसे कि म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो बचने वाले एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होते हैं, वो एक पूरे वर्ल्ड में एक इशू बन गया है। स्पेशली उनको एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू होते हैं उसे बर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। और सर्दी आने का जो अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, तो पंजाब हरियाणा में जो बर्निंग करते हैं क्रॉप रेसिड्यू की वजह से पोल्यूशन होता है, स्मॉग होता है दिल्ली में, और ज्यादा उस वक्त पे हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक इशू हो जाता है पोल्यूशन का। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ग्लोबल वार्मिंग। अगर क्रॉप को देखें कि उसको बेहतर जगह पे, कहाँ पे बेटर लैंड जो है वहाँ पे वेल सूटेड लैंड पे उसको प्रोड्यूस करें, और बायो वेस्ट एक वैल्यूएबल प्राइमरी रॉ मटेरियल की तरह लें, तो एक ये वाइबल सब्स्टिट्यूट होगा मिनरल रिसोर्सेज के लिए। अगर हम अडॉप्ट करते हैं सर्कुलर बायो इकोनॉमी और इस अगर अप्रोच को लेके चले हम, तो कम हो जाएगा। जिस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वर्जिन रिसोर्सेज, प्रोवाइड कर पाए अगर हम इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजेबल सोल्यूशन। अगर हम अडॉप्ट करें सर्कुलर बायो इकोनॉमी अप्रोच को, तो जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं वर्जिन रिसोर्सेज, तो वो हम कम करेंगे, और इस तरह से एक इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजेबल सोल्यूशन भी होगा अगर हम सर्कुलर बायो इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रही है अडॉप्ट करने में बायोफ्यूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है कि वो अडॉप्ट कर ले बायोफ्यूल को। प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, बायोथेनॉल प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करना चाह रही है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट से। 2G सेकेंड जनरेशन बायोथेनॉल टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोड्यूस करती है बायोथेनॉल वेस्ट फीड स्टॉक से, जैसे कि क्रॉप रेसिड्यूज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि अगर देखें बेकार ही होते हैं, लेकिन उससे अगर एथेनॉल प्रोड्यूस होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कोल बर्निंग थर्मल पावर प्लांट्स को कि वो यूज करें 5% ब्लेंड बायोमास पैलेट्स मतलब जो बचे हुए रेसिड्यूज की, अभी जो मैंने बात की थी, क्रॉप रेसिड्यूज, जो भी ऑर्गेनिक रेसिड्यूज हैं उनको यूज करें अलोंग विद कोल। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज गोबर धन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसका पर्पज ये है कि जो कैटल डंग है उनको कन्वर्ट करना दूसरे किसी ऑर्गेनिक वेस्ट में, और फिर कंपोस्ट या बायोगैस या बायोफ्यूल में। इस तरह से प्रमोट होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और पोल्यूशन जो होगा वो कम होगा। 500 से भी ज्यादा फंक्शन बायोगैस प्लांट हैं, और ये जो स्कीम है वो हेल्प कर रही
रही है बनाने में रूरल लाइवलीहुड। मोर देन 500 फंक्शनल बायोगैस प्लांट्स हैं और ये स्कीम हेल्प कर रही है रूरल लाइवलीहुड में और इंश्योर करने में बेटर सैनिटेशन, क्योंकि जो भी वेस्ट है कैटल डंग का, तो कहीं ना कहीं वो भी अगर ओपन एरिया डेफिकेशन ही करते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट ओपन एरिया डेफिकेशन ही करते हैं कैटल्स, तो वो गंदगी होती है, उसकी वजह से जो भी पोल्यूशन हो रहा है तो वो बेटर यूटिलाइज हो जाएगा एनवायरमेंट के। 500 से भी ज्यादा फंक्शनल बायोगैस प्लांट्स हैं, 500 से भी ज्यादा फंक्शनल बायोगैस प्लांट्स हैं और ये स्कीम हेल्प कर रही है क्रिएट करने में रूरल लाइवलीहुड। इसके साथ साथ इंश्योर कर रही है इम्प्रूव सैनिटेशन, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। SATAT स्कीम जो है, SATAT स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी। ये प्रमोट करती है कंप्रेस्ड बायोगैस के यूसेज को एक अल्टरनेटिव ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह, और ये हेल्प करती है बायो एनर्जी सेक्टर को एक्सेलरेट करके डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CBG। इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करती हैं अगर रिसोर्स एफिशिएंसी की बात की जाए या सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस की। इंडिया ने इस तरह से अगर सोचा है कि वो इंडस्ट्री कोलिशन करेगा इन सारे एरियाज में, और कोलिशन इम्पोर्टेंट होगा और हेल्प करेगा अचीव करने में बेटर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और बनाने में एडवांस कैपेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर, और मोबिलाइज करेगा डे-रिस्क फाइनेंस एंड फैसिलिटेट करेगा प्रोएक्टिव प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट। ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे कि G20 है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इसकी इश्यूज को एड्रेस करने में और सोल्यूशन प्रेजेंट करने में बाय अडॉप्टिंग अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी एक की सोल्यूशन की तरह है, और अगर ये कलेक्टिव एफर्ट देखें इसको, अगर कलेक्टिवली कंट्रीज अगर इसे अडॉप्ट करें और इसे इम्प्लीमेंट करें तो टैकल कर पाएंगे ट्रिपल प्लैनेटरी चैलेंजेस। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में फोकस करेगा पूरी तरह से इस अप्रोच को ऑफर करे और भी कंट्रीज को, जो प्रॉमिसिंग पाथवेज देता है एक सस्टेनेबल और रिजिलियंट फ्यूचर की तरफ। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।